लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जो अलग अलग केमिकल इंग्रेडिएंट्स थे उनके कॉम्बिनेशन के बाद जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज थे उसको 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन में, दैट इज थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? ये जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है ये ना ही फिजिकल मेथड से होती है, ना ही केमिकल रिएक्शन के कारण होती है। ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ये थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी किसके कारण होती है? ये होती है अल्टरेशन इन ड्रग का जो रिस्पॉन्स है, किस तरह का उसका नेचर है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जैसे कोई भी आपने ड्रग है, एक पेन किलर है, आपने पेन किलर ली तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? पेन को रिलीव करना चाहिए, लेकिन वो पेन को रिलीफ ना करके वो सिडेशन कॉज कर रहा है, सपोज करो, तो वो क्या है, एक तरह वो इसका मतलब दोनों ड्रग्स जो इकट्ठी दी हैं वो क्या है, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबल है। ठीक है, तो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिक्वायर्ड होता है वो एक्शन ना शो करते हुए कुछ अलग से कोई एडवर्स इफेक्ट शो करना, ठीक है, या फिर जो रिक्वायर्ड है वो डिमिनिश हो जाना, जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो एक्शन ना होना। किसके कारण? जब दो इस तरह की ड्रग का कॉम्बिनेशन हो जो कि आपस में कंपैटिबल नहीं है, उनको क्या करेंगे, क्या कहेंगे, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबल, क्योंकि वो आपस में कंपैटिबल नहीं है। एक दूसरे के जो इफेक्ट, अगर कॉम्बिनेशन में कई बार कहा जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि इसको 1 घंटे पे, तो कोई भी 2 या 3 ड्रग्स हैं, ऐसा बोलता है कि 1 घंटे के गैप में लेनी है, 2 घंटे के गैप में लेनी है, तो वो क्यों? क्योंकि थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के कारण वो आपस में 2 ड्रग्स होती हैं वो कंपैटिबल नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को या तो डिमिनिश करती है या फिर इकट्ठी कॉम्बिनेशन में वो क्या करती हैं, एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। उसको कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इससे क्या होती है, जो नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्शन प्रोड्यूस्ड इज डिफरेंट। इससे क्या होता है, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कॉज नेचर एंड इंटेंसिटी, जो नेचर और इंटेंसिटी है ऑफ एक्शन produced is different। ठीक है, वो अलग से जो रिक्वायर्ड है वो एक्शन प्रोड्यूस ना करते हुए डिफरेंट कुछ एडवर्स इफेक्ट या फिर वो एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। अब हम बात करें इसके रीजंस क्या है, किस कारण हो रहा है ये reasons behind the therapeutic incompatibilities, क्या है इसके अलग अलग रीजंस हैं। वन बाय वन करके इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो रीजन है, एरर इन डोज, when the drugs are prescribing the drug with error in dose, improper dose or error in dose, error in dose, or you can say that prescribing the improper dose of drugs। उसके बाद नेक्स्ट वन है prescribing the wrong drug or wrong dosage form, prescribing wrong drug or wrong dosage form। नेक्स्ट जो रीजन है बिहाइंड दिस, prescribing the contraindicated drugs, prescribing the contraindicated drugs, synergistic and antagonistic drugs, synergistic, prescribing the synergistic and antagonistic, ठीक है।
रीजन है। और जो लास्ट रीजन है दैट इज ड्रग इंट्रैक्शंस। ठीक है, वन बाय वन करके हम इन रीजंस को स्टडी करेंगे। द थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी किसके कारण होती है? ये 5 रीजंस है। दैट इज एरर इन डोजेज फॉर्म प्रिस्क्राइब। जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन में एक डोज का एरर हो जाता है, यानी इम्प्रॉपर डोज हो जाती है, तब होता है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है बिटवीन द ड्रग्स। प्रिस्क्राइबिंग द रॉन्ग डोज और रॉन्ग डोजेस फॉर्म, रॉन्ग ड्रग या फिर रॉन्ग डोजेस फॉर्म प्रिस्क्राइब करने के कारण। नेक्स्ट जो रीजन है वो है प्रिस्क्राइबिंग द कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग जो फोर्थ रीजन है दैट इज प्रिस्क्राइबिंग द सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। नेक्स्ट है जो हमारा लास्ट, ड्रग इंट्रैक्शंस। ठीक है, ये रीजंस होते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के। अब इसको वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एरर इन डोज और बाय प्रिस्क्राइबिंग द इम्प्रॉपर डोज। इम्प्रॉपर डोज की बात करें, जो डोज होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के ट्रीटमेंट में। ठीक है, डोज क्या होती है, जैसे अब एक सिरप का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एक सिरप है, ठीक है, वही सिरप किसी अडल्ट को अगर दिया जाता है तो वो उसको उसकी जो अमाउंट है उसको 10 ml के लिए बोल दिया जाता है। अगर वो छोटा बच्चा है, उसके लिए इन्फेंट है, तो उसके लिए उसकी अमाउंट हाफ हो जाती है 5 ml के लिए। तो डोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू किस तरह का वो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एज, अलग अलग फैक्टर्स हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डोज होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए। अगर डोज लो या हाई हो जाती है तो उससे क्या होती है, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और वो एडवर्स इफेक्ट भी शो कर सकती है ऑन डोज के हाई या लो होने से। अगर डोज हाई हो गई तो इट में कॉज टॉक्सिसिटी और you can say that adverse effect, मीन्स जो इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट ना शो करते हुए वो उसको एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है। और अगर लो होगी तो में डिमिनिश द इफेक्ट, डिमिनिश कर देती है, इफेक्ट खत्म भी कर सकती है, कोई इफेक्ट ही नहीं शो कर रही है, कोई इफेक्ट नहीं शो कर रही है। तो डोज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में जैसे एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट, फिनो बार्बिटोल। ठीक है, इसका एरर इन डोजेस फॉर्म में इसका एग्जाम्पल है एट्रोपिन सल्फेट, फिनोबार्बिटोल, एस्प्रिन। ये एक प्रिपरेशन है 0.005। ठीक है, और जो फिनोबार्बिटोल है 0.015। एस्प्रिन है, इसकी अमाउंट है 0.300। ये एक प्रिपरेशन है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू ये प्रिस्क्राइब किया गया है इस प्रिपरेशन को डिस्पेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू मास्टर फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मुलेशन है ये 2 mg से ज़्यादा है, लेकिन जो एट्रोपिन सल्फेट की जो रिकमेंडेड डोज है वो 2 mg पर कैप्सूल होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका एडअप करेंगे तो ये मोर देन 2 mg बनेगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसकी डोज क्या हो रही है, ओवरडोज हो रही है। ठीक है, विच इज थेराप्यूटिकली इनकम्पैटिबल। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, इस तरह से प्रिस्क्राइब किया जाए, इस प्रिपरेशन को डिस्पेंस करने, कंपाउंडिंग को डिस्पेंस करने को कहा जाए, तो ये फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि वो फिजिशियन से दोबारा कंसर्न करे अबाउट रिगार्डिंग दिस इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए, उसकी ड्यूटी बनती है। इसमें एग्जाम्पल है, हम अगर एक और एग्जाम्पल है कोडीन फॉस्फेट का, एट्रोपिन सल्फेट के बाद वन मोर एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है दैट इज कोडीन फॉस्फेट। जो कोडीन फॉस्फेट है
उसको मान लो कुछ भी जो उसका डिस्पेंस करना है, उसकी जो डोज होती है वो 5 mg है। लेकिन अगर इसमें कोडीन फॉस्फेट फॉस्फेट 0.5 ग्राम, तो इट मीन्स ये कितना mg हो गया, 500 mg हो गया। लेकिन इसकी रिकमेंडेड डोज कितनी है, 5 mg। तो इट मीन्स ये क्या कॉज कर रही है, ओवरडोज हो रही है, इसकी कोडीन फॉस्फेट की ओवरडोज हो रही है। इस तरह से अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो आप क्या करोगे, इसको दोबारा से जो प्रिस्क्राइबर है या फिजिशियन है उसको रिटर्न करोगे और उससे कंफर्म करोगे कि ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है इसको करेक्ट किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है रॉन्ग डोज, रॉन्ग ड्रग, प्रिस्क्राइबिंग द रॉन्ग ड्रग एंड रॉन्ग डोजेस फॉर। रॉन्ग ड्रग कैसे प्रिस्क्राइब हो जाएगी, कई बार क्या होती है, बहुत सारी ड्रग्स होती है जिनके एक जैसे मिलते जुलते नाम होते हैं, जैसे प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, डिजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन। इस तरह से ये मिलते जुलते उनके सिमिलर नेम्स के कारण क्या होता है, फिजिशियन क्या होता है, कई बार हेक्टिक शेड्यूल होता है या फिर उनकी हैंडराइटिंग इस तरह से होती है कि वो सिमिलर सा लगता है, प्रेडनिसोन लिखा है या प्रेडनिसोलोन लिखा है। तो जो फार्मासिस्ट है उसको गैस ना लगाते हुए ये दोबारा से कंफर्म कर लेना चाहिए कि कौन सी डोज प्रिस्क्राइब की गई है, अदरवाइज इट विल कॉज थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। रॉन्ग डोजेज फॉर्म, कई बार क्या होती है, डोजेज फॉर्म गलत कैसे लिखी जाती है। अब हर चीज जैसे फॉर एग्जांपल डाइक्लोफिनेक सोडियम, ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, पेरेंटल फॉर्म में इसके इंजेक्शंस भी आते हैं। अब अगर मान लो डोजेज फॉर्म ही मेंशन नहीं कर रखी तो खुद गैस लगाने की बजाय पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्विक एक्शन चाहिए होता है तो पेरेंटल रिकमेंड करता है, तो प्रिस्क्राइबर क्या रिकमेंड करता है, पेरेंटल डोजेज फॉर्म रिकमेंड करता है। और अगर मान लो मेंशन ही नहीं है तो डोजेज फॉर्म फार्मासिस्ट अगर अपनी मर्जी से वो टैबलेट फॉर्म अवेलेबल करवा लेगा, सॉलिड डोजेज फॉर्म उसको जो प्रिस्क्राइबर को विदाउट कंसर्न करके उसको जो पेशेंट है उसको वही दे देगा, तो फिर दैट विल कॉज थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड, प्रिस्क्राइबिंग द रॉन्ग ड्रग और रॉन्ग डोजेस फॉर्म। कि बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं, जैसे आपको एग्जांपल दिया प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन, इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड वन, जो रीजन है इसका वो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जो कुछ ऐसी डिजीज होती है, पर्टिकुलर डिजीज होती है, उसमें वो अगर दे दी जाए तो वो क्या करती है, एडवर्स इफेक्ट करती है, एलर्जी कॉज कर सकती है, मे बी टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है। तो वो ड्रग्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी पर्टिकुलर उन पेशेंट्स को वो ड्रग्स नहीं दे सकते ड्यू टू वो क्या कॉज कर सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस के कारण। ठीक है, तो पर्टिकुलर डिजीज में पर्टिकुलर पेशेंट को, जो एलर्जिक पेशेंट है उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स नहीं दी जाती। ये तो इंट्रोडक्शन होगी भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स होती क्या है। उसके बाद बात करें इसके एग्जाम्पल के, तो बहुत सी जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं, वो क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। जिन पेशेंट्स को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है उनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं दिया जाता। और कुछ पेनिसिलिन और सल्फर ड्रग्स होती हैं, वो भी उन पेशेंट्स को नहीं दिया जाता जो उनसे एंटीबायोटिक से, ये जो पेनिसिलिन है ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, जो उससे एलर्जी होती है उनको ये रिकमेंड नहीं की जाती, ये प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। ठीक है, इसलिए फिजिशियन की क्या ड्यूटी बनती है, फिजिशियन पहले जितनी भी जो पेशेंट है उसकी मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से स्टडी करके फिर ही उसको ड्रग को प्रिस्क्राइब करें। हमेशा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वो क्या सब चीज़ें पूछता है कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले कोई इस तरह की, उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसाइड करता है कि पेशेंट को कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दे और उसके कारण क्या हो सकता है, वो ड्रग्स थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कॉज कर सकता है, which will cause to allergy or toxicity to the patient and may also cause the adverse effect also। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स में जैसे एग्जांपल
बताया आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, वो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को नहीं दिए जाते। कुछ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं जैसे मॉर्फिन, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन हो गया, सल्फा ड्रग्स होती हैं जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनको नहीं देते और वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। मॉर्फिन भी अस्थमा वाले पेशेंट को, जैसे थर्ड एग्जांपल मॉर्फिन हो गया, तो ये अस्थमा पेशेंट्स को कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, जैसे सल्फाडाइजिन, सल्फामिराजिन, सल्फाडाइजिन, सल्फामिराजिन, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। 250 mg, 250 mg, 500 mg। ठीक है, ये प्रिपरेशन है, तो ये प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड है इसके अंदर, ये क्या है, यूरिनरी एसिडिफायर है। अगर ये प्रिस्क्राइब किया गया कि इसको डिस्पेंस करो, ठीक है, कंपाउंडिंग और डिस्पेंस करो इस तरह की प्रिपरेशन को, तो इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है ये यूरिनरी एसिडिफायर है, यानी यूरिन की पीएच को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, उसको अल्कलाइन करता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको सल्फोनामाइड्स के साथ दिया जाए, यानी सल्फाडाइजिन, सल्फामिराजिन, ये क्या है, सल्फोनामाइड, इसके साथ अगर इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है तो ये क्या करता है, क्रिस्टल की फॉर्मेशन करता है किडनी के अंदर, जो कि क्या है, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है। अगर मान लो इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन आ जाए जिसमें सल्फोनामाइड्स को अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक यूरिनरी एसिडिफायर है, इसके साथ रिकमेंड किया गया है, तो इसके साथ प्रिस्क्राइब किया गया है, तो क्या करना चाहिए, उसको दोबारा प्रिस्क्राइबर को रिटर्न करना चाहिए ताकि वो जो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है उसको करेक्ट कर सके। ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर वैसा मेथड नहीं है करेक्शन का, इसमें यही है कि फिजिशियन, जो फार्मासिस्ट है, वो फिजिशियन और प्रिस्क्राइबर के पास जाके उसको करेक्ट करवाए, उसको कंसर्न करवाए अबाउट द जो भी इसमें थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक। सिनर्जिस्टिक ड्रग्स एंड एंटागोनिस्टिक। सिनर्जिस्टिक ड्रग्स क्या होती हैं, जो दो ड्रग्स मिलकर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ड्रग की एक्टिविटी को एनहांस करती है, किसी पर्टिकुलर एक्शन को एनहांस करती है। जैसे कोई पेन किलर, जैसे पैरासीटामोल विद एस्प्रिन के साथ, ये क्या होता है, जो पेन से रिलीफ करती है, पेन को एनहांस करने के लिए बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है, कई बार कुछ चीज़ ऐसी होती है अनटॉलरेबल होती है या फिर क्विक एक्शन चाहिए होती है, तो उसमें क्या होता है, सिनर्जिस्टिक ड्रग्स वो होती हैं, दो ड्रग्स को कंबाइन करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं, जो पर्टिकुलर ड्रग का कोई, जैसे किसी भी पेन किलर का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसको एनहांस कर देते हैं। आपने बहुत सी ऐसी ड्रग देखी होगी, जैसे पीसीएम के साथ डाइक्लोफिनेक भी है, पीसीएम के साथ एस्क्लोफिनेक भी है। ये क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल एक्शन है ना, जो थेराप्यूटिक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, उसको बढ़ाने के लिए और क्विक एक्शन के लिए होता है। उसके बाद एंटागोनिस्टिक ड्रग। एंटागोनिस्टिक, एंटी मतलब कि वो ड्रग्स आ जाती हैं, दो ड्रग्स जो आपस में मिलकर दूसरे के एक्शन को अपोज करती है और एडवर्स इफेक्ट शो करती है। ठीक है, उसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक ड्रग्स, जो कि दो ड्रग्स मिलकर अपोज करती है किसी पर्टिकुलर ड्रग के फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसा रिस्पॉन्स चाहिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रही, उसके रिस्पॉन्स को एडवर्स कर रही है। अगर मान लो किसी ने कोई पेन से रिलीफ कर रहा है, वो पेन से रिलीफ नहीं कर रही, उसके साथ कंबाइन करके उसको कुछ इस तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट कोज कर रही है या फिर उसके इफेक्ट को खत्म कर रही है बिल्कुल, उसको कहते हैं, उन ड्रग्स को कहते हैं, दैट ड्रग्स आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे इसका आपको बताया पैरासीटामोल, एस्प्रिन का एग्जांपल। इससे क्या होता है, जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। एनाल्जेसिक यानी पेन से रिलीफ करना, पेन से रिलीव करते हैं जो सब्सटेंस, दैट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एनाल्जेसिक सब्सटेंसेस, और जो एक्टिविटी इज कॉल्ड एज एनाल्जेसिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत से ऐसे ड्रग्स होती हैं जैसे पेनिसिलिन एंड
स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों क्या है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, एंटीबायोटिक है। ये कॉम्बिनेशन में दी जाएगी तो एंटी बैक्टीरियल एक्शन क्या होगा, एनहांस हो जाएगा, एंटी बैक्टीरियल एक्शन उसका बढ़ जाएगा। तो वो भी क्या होगी, सिनर्जिस्टिक ड्रग्स हो गई। ठीक है, अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो अगेंस्ट एक्शन को खत्म भी कर देती है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उसको फिनिश कर देती है, जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड प्रोबेनिसिड। ठीक है, ये गाउट के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 0.6 ग्राम, प्रोबेनिसिड, और जो प्रोबेनिसिड है वो 0.5 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये गाउट के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये जो ये क्या करती है, जब इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो ये इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। न्यूट्रलाइजेशन यानी जो इफेक्ट है इसका गाउट के ट्रीटमेंट में वो इफेक्ट ही नहीं शो करती। तो ये क्या है, एंटागोनिस्टिक, यानी इसने क्या किया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की इफेक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसमें क्या करेगा, प्रिस्क्राइबर जो फार्मासिस्ट है वो इसको करेक्ट करवाएगा प्रिस्क्राइबर को, ये जो प्रिस्क्राइबर को इस कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग बता के कि ये दैट कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन इज थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबल, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को खत्म कर देगा जो कि गाउट के ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट आ जाता है दैट इज ड्रग इंटरेक्शंस। इसमें क्या होती है, जो ड्रग इंटरेक्शन में जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है वो क्या है, रॉन्ग डायरेक्शन के साथ, यानी द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग ऑल्टर द, उसके जो इफेक्ट है ना दूसरे ड्रग के इफेक्ट को चेंज कर देती है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल है एसिटोफेनिसिटिडीन, एसिटोफेनिटिडीन। ठीक है, इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के साथ जब देते हैं, ये क्या होता है, ये दोनों क्या है, एनाल्जेसिक है। लेकिन जो एसिटोफेनिटिडीन है ये क्या करती है, ये सीएनएस डिप्रेसेंट है। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर क्या है, उसके जो एक्शन है, ठीक है, उसके एक्शन को खत्म ही कर देती है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है इसमें टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, जो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड है उसका जो एक्शन है, ड्रग इंटरेक्शन में ही वैसे यही बता रखा है कि आपका पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर ड्रग, किसी पर्टिकुलर ड्रग के साथ या मील्स के साथ उसके इफेक्ट को क्या कर देती है, बिल्कुल डिमिनिश खत्म कर देती है। जैसे आपको कई बार बहुत इस तरह से प्रिस्क्राइबर जो फिजिशियन है वो प्रिस्क्राइब करता है कि पर्टिकुलर ड्रग है, आपने खाना खाने से पहले लेनी है या खाना खाने के 1 घंटे बाद लेनी है, खाने के साथ नहीं लेनी, इसको मिल्क के साथ नहीं लेना। ठीक है, इसको सिंपल वाटर के साथ लेना। इस तरह से क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो ड्रग इंटरेक्शन हो जाती है, ड्रग इंटरेक्ट कर देती है और उसकी इफेक्ट को बिल्कुल फिनिश कर देती है। जैसे टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल हो गया, जो टेट्रासाइक्लिन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है बाय कैल्शियम से। इनएक्टिवेटेड बाय कैल्शियम से इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इसको ये हमेशा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स हैं जो टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी में आती है, ये आपको सारी ये जो कैटेगरीज है ना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टेट्रासाइक्लिन, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, ये आप सारा डिटेल में पढ़ोगे ये क्या होती है, इसकी क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी में और मेडिसिनल केमिस्ट्री में, उसमें सारा डिटेल में पढ़ोगे। तो ये इनएक्टिवेट होती है कैल्शियम, हम कर रहे थे बात टेट्रासाइक्लिन की, जो कि इनएक्टिवेट होता है। इसका मतलब कि इनएक्टिवेट होना, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन खत्म हो जाना, ये किससे होता है, कैल्शियम से। तो कभी भी प्रिस्क्राइबर इसको मिल्क के साथ या मिल्क प्रोडक्ट के साथ रिकमेंड प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। अगर ऐसा है, उसमें प्रिस्क्राइब हो गया अनइंटेंशनली, बाय मिस्टेक हो गया, तो इसको करेक्ट करवाना फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि वो इसको करेक्शन करवाएगा, क्योंकि ये क्या है, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कॉज करता है। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रीजंस थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के रिगार्डिंग। सबसे पहले हमने पढ़ा थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है, उसके 5 रीजंस जो कि डिटेल में स्टडी की है, बाय प्रिस्क्राइबिंग द इम्प्रॉपर डोज, प्रिस्क्राइबिंग द रॉन्ग ड्रग और रॉन्ग डोसेज फॉर्म, प्रिस्क्राइबिंग द कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स, बाय प्रिस्क्राइबिंग द सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स, एंड
ड्यू टू, लास्ट वन इज ड्यू टू ड्रग इंट्रैक्शंस के कारण। ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट, इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शंस में। ये जो चैप्टर है इसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की थी कि व्हाट इज इनकम्पैटिबिलिटी, होती क्या है। उसके बाद इसके 3 टाइप्स की इनकम्पैटिबिलिटी कवर किए हमने, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड लास्ट वन इज थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इन सारे इनकम्पैटिबिलिटी के इंट्रोडक्शन, इनके एग्जाम्पल्स और इनका मेथड ऑफ करेक्शन हमने स्टडी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इस पे हमेशा होता ही होता है कि आपकी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल्स के थ्रू जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा चैप्टर ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें एग्जाम्पल्स, विदाउट एग्जाम्पल्स मत करना, एग्जाम्पल्स सबकी याद करना कि पर्टिकुलर इनकम्पैटिबिलिटी का क्या एग्जाम्पल है और उसका मेथड कौन सा यूज़ किया गया है उसको करेक्ट करने का, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर 2 है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे पोस्टोलॉजी, आपका जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड टॉपिक है, थर्ड चैप्टर पोस्टोलॉजी, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपका इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।